बहुत धन्यवाद आपकी इस हौसला अफजाई के लिए और एबीपी गंगा की इस खास पहल इंडस्ट्री लीडरशिप कॉन्क्लेव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। और एक बार फिर से इंडस्ट्री के लीडर्स की क्या राय है, किस तरह से वो अपनी सफलताओं को अर्जित कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने अपनी मुश्किलों को पीछे छोड़कर कामयाबियों की नई इबारतें लिखी हैं, उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं। ज़ोरदार तालियां इस पैनल के लिए सबसे पहले। तो इस पैनल में हमारे साथ जो लोग जुड़े हैं, सबसे पहले मैं 3R पॉलीमर्स से शुरुआत करना चाहूँगा। सर ये बताएं कि एक दशक की आपकी जर्नी हो गई है, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स आप बनाते हैं। ये कंपाउंडेड थर्मोप्लास्टिक मटेरियल सॉल्यूशन, अगर मैं आम लोगों की ज़बान में समझना चाहूँ कि ये इंडस्ट्री क्या है और कैसे आप आगे बढ़ रहे हैं। 2002 से मैंने अपनी कॉर्पोरेट जर्नी स्टार्ट की। कंपाउंडेड मटेरियल्स का मतलब होता है कि बेसिक रॉ मटेरियल्स तो रिलायंस और IOCL इंडियन ऑयल वगैरह बना के देते हैं, पर उसे कस्टमर की और ज़रूरतों के हिसाब से उसे मॉडिफाई करना होता है। उसे हम बेसिकली कंपाउंडिंग कहते हैं। एक बड़ा वास्ट मार्केट है, तो उसके हिसाब से हमने इस फील्ड में 10 साल काम करने के बाद और गैप देखने के बाद मुझे लगा कि यहाँ पर स्मॉल और मीडियम मैन्युफैक्चरर्स के लिए कॉस्ट कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स, जहाँ की उन्हें कंसिस्टेंसी भी मिल सके और इनोवेटिव प्रोडक्ट और फास्ट डिलीवरी की जा सके, तो उसके लिए एक अपॉर्चुनिटी है जहाँ पे एक मैन्युफैक्चरिंग सेटअप किया जा सकता है। तो इसलिए 2013 में मैंने स्टार्टअप को स्टार्ट किया। तो आपके स्टार्टअप ने कैसे नितिन जी इस जर्नी को आगे बढ़ाया और कितनी कामयाबी हासिल हुई, और मुश्किलें भी जो आई वो भी ज़रूर बताइएगा हमारे बाकी लीडर्स को। मुश्किलें तो ज़रूर थी, लेकिन मेरा 10 साल का जो अनुभव पुराना था वो उसमें मुझे बहुत काम आया। और क्योंकि शुरुआत ही मैंने इस सोच के साथ की थी कि मुझे कस्टमर्स को कॉस्ट कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट देना है और क्वालिटी प्रोडक्ट देना है और इनोवेटिव देना है। तो शुरुआती दौर में तो परेशानी रही, लेकिन कस्टमर्स का भी मुझे पूरी तरह सपोर्ट रहा, क्योंकि मैं एक क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ कस्टमर्स के पास जा रहा था। तो सिर्फ सहयोग मिला सर, या चेक पेमेंट का वो भी टाइम पे मिलता रहा? नहीं, वो पूरी तरह से सहयोग मिला सर। अप्स एंड डाउन्स तो रहते हैं, लेकिन धीमे धीमे इंडस्ट्री ने एक्सेप्टेबिलिटी दी। चलिए, बहुत बढ़िया सर, आप लकी रहे हैं। मैं दिनेश गर्ग जी के पास जाना चाहूँगा। दिनेश जी, आप इस्पात से जुड़े हुए हैं। इस्पात हम सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है, कहीं ना कहीं किसी भी तरह से आप देखेंगे इस्पात का आपको रोल मिलेगा। कैसे आपका ब्रांड पिछले इतने सालों से डील कर रहा है और कैसे संभावनाओं का और विकास कर रहा है? हम लोग मेनली इंजीनियरिंग गुड्स में ही जुड़े हुए हैं, स्पेशल स्टील्स में। तो ये जो सेक्टर है, आप लगाइए कि एक तो ऑटोमोबाइल सेक्टर हम कवर करते हैं और एक हम मेटल रोल्स बना रहे हैं। तो वो स्टील रोलिंग मिल्स हैं, जहाँ से भी आपको ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल बनता है, सरिया बनता है, गार्डर बनता है, चैनल बनता है, पाइप्स बनते हैं। तो सब बनाने में जो बेसिक जो यूज़ हो रहा है, टूल्स यूज़ हो रहा है, जो बेसिक मशीनरी के अंदर फिट होता है, वो रोल्स बनाते हैं हम। इसका काफ़ी बड़ा रोल रहता है। तो ये हम इंडिया में भी पैन इंडिया सप्लाई करते हैं। हमारे पास पैन इंडिया में 500 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं। हर स्टेट में हमारे रोल्स जा रहे हैं और हम पूरे वर्ल्ड में भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मोर देन 20 कंट्रीज़ में हम इस टाइम हम काम कर रहे हैं, उसमें USA और यूरोप भी शामिल है। तो काफ़ी कंपटीशन मिला हमें चाइना से, टर्की से, काफ़ी कंट्रीज़ जो का दबदबा था, लेकिन हम अपने क्वालिटी के बलबूते पर आगे बढ़े और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। थर्ड सेगमेंट हमारा है इंजीनियरिंग कास्टिंग्स। तो कास्टिंग्स आप लगाइए, कोई भी मशीनरी है तो उसमें स्टील कास्टिंग यूज़ होगा। बेस तो स्टील कास्टिंग्स ही है। तो जितनी भी हैवी इंडस्ट्री है, आप किसी का भी नाम ले लीजिए, हमारे यहाँ भाई लोग बैठे हैं सब इंडस्ट्री वाले, तो जितनी भी इंडस्ट्री में लगा गया, अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं स्टील कास्टिंग यूज़ हो रहा है। क्योंकि हमारा जो स्टेट है पंजाब है, तो पंजाब में रहने के कारण हमें काफ़ी बड़ा फैक्टर लॉजिस्टिक्स का है। तो हमें जो भी रॉ मटेरियल है पोर्ट से मंगाना पड़ता है। तो पोर्ट हमारे से बहुत दूर है, कम मोटा मोटी 2000 किलोमीटर दूर पोर्ट्स हैं। गुजरात पोर्ट्स में ये हमें सूट करते हैं, मुद्रा, नावा शिवा। तो वहाँ से एक तो हमें आप लगाइए 2000 किलोमीटर से कितना फ्रेट पड़ रहा होगा। उसके बाद वहाँ से मटेरियल इंपोर्ट करके दोबारा हमें एक्सपोर्ट करने के लिए फिर 2000 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ती है। तो डबल फ्रेट पड़ता है। तो गवर्नमेंट की तरफ से इस टाइप से कोई फ्रेट सब्सिडी नहीं है, सब हम लोग ही बियर कर रहे हैं। तो आज की डेट में हम अगर जिंदा हैं तो सिर्फ अपने क्वालिटी के बलबूते पर। लेकिन दिनेश जी, गडकरी साहब तो कह रहे हैं कि जो पोर्ट से एकदम इंडस्ट्रीज़ तक वो फ्रेट कॉरिडोर्स के दिशा में काम कर रहे हैं। आपको लगता है कि उस कदम से आपकी इंडस्ट्री को कुछ फ़ायदा होगा? फ्रेट कॉरिडोर अभी बन रहे हैं, अभी प्रैक्टिकली अभी शुरू नहीं हुए हैं। जब हो जाएंगे तो ये कहते हैं 72 आवर्स लगेंगे।
तो वाकई अच्छी चीज़ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है तो इंडस्ट्री को फ़ायदा ही होगा, लेकिन साथ में फ्रेट में कुछ अगर कमी होगी तभी फ़ायदा होगा। चैलेंजेस हैं, चुनौतियां हैं, और इस इंडस्ट्री लीडरशिप कॉन्क्लेव का मकसद भी ये है कि ना केवल आपकी बातें पहुँचें सरकार तक, बल्कि आपकी जो समस्याएं हैं वो भी पहुँचें। यही हम इसी मकसद के साथ हम आप लोगों से संवाद कर रहे हैं। मैं आगे बढ़ूंगा, कुंदन केबल्स से कुंदन पाठक जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुंदन जी, जिस सेक्टर में आप डील कर रहे हैं वहाँ भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये एक तरह से कन्वेंशनल बिजनेसेस में ही काउंट होता है वायर्स और इस तरह का काम जी। तो उन चैलेंजेस को कुंदन जी की फर्म और कुंदन जी कैसे डील कर रहे जैसे हैं? मैं यहाँ भी बैठा था, मैं देख रहा था सन्नी जी को, तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि क्वालिटी पे अगर आप टिके रहेंगे, जैसे मेरे फादर बोलते हैं मुझे कि बेटा अगर क्वालिटी नहीं बनाओगे तो अटैची लेके दुकान दुकान घूमना पड़ेगा, और क्वालिटी बनाओगे तो लोग आपके पास अपने आप आएंगे। क्वालिटी पे टिका रहने के लिए बहुत सारे सैक्रिफाइसेस होते हैं, अपने मार्जिन को खोना पड़ता है, कभी कभी अपने कॉस्ट से भी नीचे जाके काम करना पड़ता है। इतने सारे चैलेंजेस के साथ जब आप एक लंबी जर्नी तय करते हो तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको बहुत सारा फ़ायदा मिलता है। सर ये बताएं कि पॉलीमर्स की जिस तरह से आपके दूसरे एंटरप्रेन्योर बात कर रहे थे 3R पॉलीमर्स से, आप उनकी बातों से उनकी चुनौतियों से कितना इत्तेफाक रखते हैं? क्या आपने भी वही सब चुनौतियाँ फेस की हैं? आपकी जर्नी कैसे रही उसके बारे में बताएं। देखिए, उनकी बात बिल्कुल ठीक है। जब भी आप कोई नई चीज़ शुरुआत करते हैं चुनौतियाँ होती हैं। हमारा क्या प्रोडक्ट जो है, हमने जब शुरू किया था ये इंडिया में सिर्फ इंपोर्ट होता था, भारत में ये बनता ही नहीं था। हमें 2000 के आसपास लगा कि अभी रेजिडेंशियल सेगमेंट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आने हैं और हर वर्ग के लिए कोई ना कोई प्रोजेक्ट आएंगे और उसमें कोई ना कोई आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल होना ज़रूरी है। हम एक्चुअली उस समय तक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में फॉर्मवर्क को डिज़ाइन करके सप्लाई करते थे। हमने उस समय फिर आधुनिक तकनीक स्टडी करी और 2008 में पहली भारतीय कंपनी बन के एल्युमिनियम फॉर्मवर्क को लॉन्च किया। अब सबसे बड़ा चैलेंज उस समय था कि उस समय हमारा कंपटीशन सिर्फ विदेशी कंपनियों से था, और जो विदेशी कंपनी का प्रोडक्ट कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इस्तेमाल कर रही थी उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि प्रोडक्ट उसके बराबर या उससे बेहतर हो। तो जो पहले प्रोजेक्ट पे हमारा जब ये प्रोडक्ट लगा और सक्सेसफुली एक्सेप्ट हुआ और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ने माना कि अभी तक जो प्रोडक्ट सिर्फ इंपोर्ट हो रहा है वो भारत में मैन्युफैक्चर हो सकता है और उसके रिज़ल्ट उसके बराबर हैं और सर्विसेज उनसे कहीं बेहतर हैं, तो उस पॉइंट से हमें एक वो मिला, उत्साह मिला, और फिर हमने टीम बना के फुल फ्लैश्ड इसको लॉन्च किया। और आज अगर आप देखें तो किसी भी क्षेत्र में, अपनी क्षेत्र नहीं किसी भी क्षेत्र में, विदेशी प्रोडक्ट्स के साथ भारतीय प्रोडक्ट्स कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, और कई जगह तो या तो उनके बराबर हैं या तो उनका वर्चस्व खत्म कर दिया है। तो अब सर आप अपनी जो ये जर्नी है उसको नए प्रोडक्ट इनोवेशन के साथ साथ कैसे आगे बढ़ता हुआ देख रहे हैं? क्वालिटी और सर्विसेज। अब क्या है, जो हमारा प्रोडक्ट है सीधे कंज्यूमर के पास नहीं जा रहा है, लेकिन कंज्यूमर रिलेटेड है जी। एक मेन फैक्टर रोटी कपड़ा और मकान, हम मकान से संबंध रखते हैं। मकान बनाते बिल्डर्स हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, लेकिन मकान आज कोई भी लेने जा रहा है, उनकी सबसे बड़ी दो समस्याएं हैं, एक टाइमली मिलना और दूसरा क्वालिटी। ये दोनों को ही हमारा प्रोडक्ट ध्यान रखता है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट यूज़ करने से कोई भी प्रोजेक्ट है वो 3 टाइम्स फास्ट बनता है। जो 3 साल में बनना है वो 1 साल में बन जाएगा। दूसरा, क्योंकि ये एक मोनोलिथिक टाइप की चीज़ है तो इसमें क्वालिटी, सीपेज वगैरह की प्रॉब्लम नहीं आती है। तो जो जर्नी हम आगे देख रहे हैं इसमें कंपटीशन बहुत है, लेकिन वही कि आप क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है और रेगुलरली अपने प्रोडक्ट को अपडेट करना है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाइए, जिससे क्लाइंट हर तरीके से सेटिस्फाई हो और दूसरे क्लाइंट को आपका रेफरेंस दे, तो आपकी जर्नी अपने आप बढ़ती जाएगी। तो मरगू त्यागी जी, आपने डायरेक्ट सेलिंग देखा प्रमोद जी का, कैसा आपका अनुभव रहा इस डायरेक्ट सेलिंग पर? रोहित जी का धन्यवाद। देखिए, रोटी और कपड़े के बाद जो बेसिक है वो मकान है। मकान से सब जुड़ा है, चाहे लकड़ी हो, चाहे कील हो, चाहे प्लास्टिक हो, चाहे स्टील हो, चाहे एल्युमिनियम हो और चाहे केबल हो। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो हमसे नहीं जुड़ी है। और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे साथ जितने लोग बैठे हैं उनकी सोच बिल्कुल वो है जो हमारी सोच है, क्वालिटी।
और मेहनत होगी। तो क्वालिटी जब तक आपके अंदर नहीं होगी तब तक आप सक्सेस नहीं हो सकते। क्या यही वजह है कि आप क्वालिटी पर टिके रहे? तो अगर मेरे आंकड़े सही हैं तो आपने पिछले 25 सालों में 25,000 से ज़्यादा फ्लैटेड और टाउनशिप परियोजनाओं का निर्माण किया है। क्या यह आंकड़ा सही है? 25,000? 25,000 से ज़्यादा फ्लैट्स हम लोगों को दे चुके हैं जो लोग रह रहे। बहुत बढ़िया। और जो उससे बड़ी बात है, दिल्ली में द्वारका के अंदर हमने एक टाउनशिप बनाई थी। बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट था। 8 लाख और 12 लाख रुपए का हमने फ्लैट्स बनाया था। आज रीसेल वो फ्लैट्स 1.5 करोड़ से 2 करोड़ है। जो फ्लैट हमने 12 लाख का बनाया था वो 1.5 करोड़ का रीसेल। तो हमारी जो कंपनी है वो जाती है वहां जहां आम आदमी सोचता है कि मैं थोड़ी थोड़ी जमा पूंजी है उसको जोड़कर मैं कोई अच्छी चीज हासिल कर लूं। आज के इस समय जब हर व्यक्ति सिर्फ पैसा कमाना चाहता है, हमने अपने प्रोजेक्ट्स में नाम दिया रानी झांसी टावर, अशफाकुल्ला खां टावर, ब्रिगेडियर उस्मान रोड। हम बताना चाहते हैं अपनी नई पीढ़ी को कि तुम्हारे ये जो आज़ादी मिली है, जो आप कुछ भी कह सकते हैं, उस आज़ादी को हासिल करने के लिए आपके बुजुर्गों ने अपनी किस तरह से जान कुर्बान करी, उसको डेडिकेट करते हुए भी हम काम कर रहे हैं। मरगूब जी बहुत मॉडेस्ट हो रहे हैं। उन्होंने एक और जानकारी नहीं बताई है। मैं बता दूं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी व्यक्तिगत तौर पर इनके ब्रांड को अप्रिशिएट कर चुके हैं, इनके इस इनोवेटिव सोच के लिए। एक बार ज़ोरदार तालियां आपकी इनके लिए बनती है। एक इंडस्ट्री लीडर होने के नाते और लोग जो रियल एस्टेट में आना चाहते हैं या इससे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स को बनाना चाहते हैं, क्या सलाह आप उन्हें देंगे? देखिए, रियल एस्टेट, फिर मैं दोबारा कहता हूँ, सबसे बड़ी चीज़ है सामने वाले का भरोसा। जो व्यक्ति बैंक से लोन लेता है, थोड़ी थोड़ी पूंजी करके जोड़ता है, उसके बाद जब उसका सपना होता है कि मैं जिस मकान में कदम रख रहा हूं तो अपनी सारी पूंजी हमें दे चुका होता है, कर्ज भी ले चुका होता है। अगर हम उसका भरोसा कायम रख पाए तो ये सबसे बड़ी चीज़ है। और यदि हमारा देश आत्मनिर्भर होगा तो वाकई हम दुनिया के सिरमौर होंगे, हम विश्व गुरु होंगे। धन्यवाद। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इन बातों को अब बिना दोहराते हुए मैं केवल ये कह सकता हूँ कि ग्राहक का भरोसा अगर आप जीतते हैं तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। मैं जानना चाहूँगा सुधीर, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड से सुधीर जैन साहब के पास। सुधीर जी, फास्टनर जो हैं, स्क्रूज़ हैं, वॉशर्स हैं, नट बोल्ट्स हैं, आई बोल्ट्स हैं, ऐसे हैं नींव के पत्थर की तरह हैं, नज़र नहीं आते हैं लेकिन इनके बिना काम नहीं चलता है। क्यों इतना इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट उसको आपने एक्सप्लोर करने की ठानी? ये हमारे इन लॉस का काम था। वो दे आर ए पायनर इन दिस इंडस्ट्री, कॉल द LPS ब्रांड है उनका, बट दे आर इन द अलॉय स्टील्स। मैंने ये चूज़ करा स्टेनलेस स्टील में। स्टेनलेस स्टील स्क्रू जब मैंने स्टार्ट किया इतने इंडिया के अंदर फेमस नहीं थे, बहुत कॉस्टली भी होते थे। और उस चैलेंज को लेते हुए मैंने एक डिफ़िकल्ट लाइन पकड़ी थी, स्टेनलेस स्टील फास्टनर्स। और मैंने उसके अंदर सबसे बड़ा काम जो किया था, रिप्लेसमेंट मार्केट को मैंने अपना टारगेट नहीं किया था। आई टारगेट ओनली OEMs, और OEMs में भी MNCs जिनको क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। जो मैं बनाता हूँ 90% कहने में तो ये नट बोल्ट एंड स्क्रू है। जो मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ उसमें 90% अगेंस्ट ड्राइंग होते हैं। मेरा कस्टमर जो भी मेरे को ऑर्डर अगेंस्ट ड्राइंग होता है, और वो भी MNC कंपनीज़ का, तो मैं वो वाला काम ज़्यादा करता हूँ जिसके अंदर डिफ़िकल्ट क्वालिटी नॉर्म्स और ये और वो। और एक तो मेरा एम था सस्टेनेबल बिजनेस को कैटर करना, क्योंकि हम सिंगल सोर्स काम करते हैं और वो बड़ा चैलेंजिंग होता है। जब आप किसी कस्टमर के साथ सिंगल सोर्स काम करते हैं तो आपको बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि उसकी लाइन आपके ऊपर डिपेंड करती है। कहने पे तो 50 रुपये का 20 रुपये का स्क्रू होता है, लेकिन वो उसकी जो प्रोडक्ट है वो चाहे करोड़ों का है, वो मेरे स्क्रू के ऊपर ही डिपेंड रहता है जी। तो वो बहुत चैलेंजिंग काम होता है। और हम शुरू से ही एक ही इस पे रहे हैं, कम कस्टमर बट हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट कस्टमर। तो सुधीर जी, आप बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, इसको आप एकदम जारी रखिए और अपने ग्राहकों का भरोसा आप ऐसे ही जीतते रहिए। मैं आगे बढ़ूंगा। गणेश एडेसिव्स से हमारे बीच में सोमवीर चौहान साहब हैं जो कि एडेसिव्स बनाते हैं। सोमवीर जी, आप हरियाणा से आए हैं। हरियाणा के आदमी के बारे में तो ये माना जाता है कि वो किसी को भी चिपका देता है, लेकिन आप चिपकाने वाला प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये विकास जी, कैसे किया? आपने कहा चिपकाने का, वाकई ही सबसे पहले मैंने इस जॉब पे काम किया जहाँ पे चिपकाने वाला यानी कि गम और ग्लू लगता था। इस सेक्टर के अंदर जो हमारे इंडिया के अंदर नाम है, लोग उसको ग्लू या गम या एडेसिव को फेविकोल के नाम से जानते हैं जी। कहीं मेरे अंदर भी एक ये
बहुत बड़ी तमन्ना था कि हमारे ब्रांड को भी कोई जाने और एक हम ब्रांड को एक ऐसा लेके जाएं, मैं एक ऐसा ब्रांड बनाऊं जिसको हमारे नाम से भी जाना जाए, और लगातार मैंने इसमें प्रयास किया। हमारी कंपनी जो गम बनाती है वो मल्टी सेक्टर्स के लिए गम बनाती है। जैसे प्रिंट पैकेजिंग के लिए, पैकेजिंग सेक्टर के अंदर कहीं भी लैमिनेशन का काम है, चिपकाने का काम है, उसके लिए है। उसके बाद अपना कारपेट इंडस्ट्री के लिए, कारपेंटर इंडस्ट्री के अंदर जो लकड़ी का काम होता है। उसके बाद हाइजीन इंडस्ट्री के अंदर, यानी कि मल्टी इंडस्ट्री है मेरे लिए। अगर मैं चाहूँ तो ग्लू और गम का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, लार्ज, यानी कि जितनी मेरी हैसियत है मैं उतना काम कर सकता हूँ। मेरी कंपनी की भी एक ये पहचान है कि कहीं भी किसी का भी जॉब, जिसे जॉब वर्क चाहिए यानी कि चिपकाने के लिए, दो प्रोडक्ट्स को बॉन्ड करने के लिए, अगर कोई एडेसिव की रिक्वायरमेंट होती है तो वो लोग हमसे बुला के उसको डेवलप कराते हैं। ये हमारी एक पहचान है। उसके लिए हम उस गम को, उस एडेसिव को जो हमारा ब्रांड नेम फाइन गोल के नाम से है, डेवलप करके देते हैं। और इसी से 95 से मैं इस प्रोफेशन में हूँ। लगातार हमें शख्सियत मिलती जा रही है, और पहले ग्रामीण क्षेत्र से मैंने इसको स्टार्ट किया था, और अब हम इसको 8 से 10 कंट्रीज़ के अंदर एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। मैं अब आगे बढ़ना चाहूँगा। इरेक्शन इंस्ट्रूमेंटेशन प्राइवेट लिमिटेड से मनोज शर्मा जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, आपका जो ये काम है थोड़ा इनोवेटिव किस्म का काम है। ना सिर्फ आपके इसमें जो आप इनोवेटिव सॉल्यूशंस देते हैं ऑटोमेटिक डेयरी प्रोजेक्ट्स को, या इंडिया में ऑटोमेटिक डेयरी प्रोजेक्ट्स बहुत ही, मुझे ऐसा लगता है कि कई साल पहले मैंने अखबार में पढ़ा था कि सचिन तेंदुलकर के घर जहाँ से दूध आता है वहाँ वो एक ऑटोमेटिक डेयरी है, उसमें कोई हाथ नहीं लगाता है और सीधे वो मशीनों के ज़रिए निकाला जाता है और ग्राहक तक पहुँचता है। ये इंडस्ट्री क्या वाकई इतनी बड़ी शक्ल ले चुकी है कि आप जैसे एंटरप्रेन्योर्स उसमें बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं? थोड़ा ज्ञान। 100%। अभी से जब हमने काम स्टार्ट किया अराउंड 2001 में, उस टाइम तक डेयरी में बहुत कोई ऑटोमेशन नहीं था। ओनली पास्चराइज मिल्क किया, पास्चराइज करने के बाद में उसको पैक किया, दे दिया। बट आज मैं बोल सकता हूँ कि आज ओनली वन कंप्यूटर से, एक कंप्यूटर से अराउंड 15 लाख लीटर दूध लोग हैंडल कर रहे हैं पर डे में। डेयरी सेक्टर में जो ऑटोमेशन अभी 20 साल में हुआ है, और हम भी कहीं ना कहीं उस रास्ते में जो ये ऑटोमेटिक करने के उसमें हमारी कहीं ना कहीं भागीदारी है। और आज की डेट में बोल सकता हूँ डेयरी इंडस्ट्री 100% फुल्ली ऑटोमेटिक डेयरी बोल सकते हैं उसको। बहुत बढ़िया सर, 100%। जोरदार तालियां एक बार मनोज जी के लिए। मेट्रोपॉलिटन इंफ्राबिल्ड डेवलपमेंट्स एंड सर्विसेज से राघवेंद्र वर्मा जी हमारे साथ हैं। राघवेंद्र जी, एलईडी और सोलर मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक सवाल मेरा कि एलईडी की जब भी बात होती है तो एलईडी लाइटिंग्स में चाइना बहुत बड़ा प्लेयर है। आप कैसे कम्पिटिट कर रहे हैं, अपने बिजनेस को कैसे ग्रो कर रहे हैं कि आप बेहतर कर पाएँ और कंज्यूमर ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स बना पाएँ? पिछले 5 साल के आप नज़रिए देखेंगे तो कभी चाइना इस मार्केट पे हावी था, लेकिन आज के दिन में 50-50 का सीन है। इनोवेशंस कंपटीशन है इस लाइन के अंदर, इसलिए इनोवेशन भी है। जितना कंपटीशन है उतना इनोवेशंस है। अभी हमने कुछ प्रोडक्ट्स जो इंडस्ट्रियल लाइटिंग के प्रोडक्ट्स है उसके अंदर चाइना की बोलबाला बहुत कम हो चुका है, क्योंकि जब से इंडियन मैन्युफैक्चरर्स ने इसमें वर्किंग चालू की है। हाँ, हम कंपोनेंट लेवल पे वीक है, मजबूरी हमारी है कि हम चाइना पे डिपेंड हैं। शायद आने वाले 2-4-5 साल में इससे भी हम बाहर निकल जाएंगे, लेकिन श्योर है कि ये इंडस्ट्री बहुत अच्छी ग्रोथ करेगी। और R&D पे इतना एक्सपेंसेस हो रहे हैं आज के दिन में इस फील्ड में कि चाइना टिकेगा नहीं। राघवेंद्र जी, लेकिन आप ये जो कह रहे हैं कि चाइना टिकेगा नहीं, उसकी कोई 3 बड़ी वजह मुझे बता सकते हैं आप? सर, इस इंडस्ट्री को मैं बस 5 साल पीछे चले जाओ, जब हमने इसको चालू किया था 5 साल में, तो 100% चाइना का माल आता था, लेबलिंग होती थी और बिकता था। आज के अंदर यहाँ से लोग एक्सपोर्ट करना चालू कर चुके हैं, तो हमने खुद अपने आंखों से देखा हुआ है और हम कर रहे हैं। आज के दिन में चाइना के क्या है, इंडस्ट्री का क्या है कि प्राइस वार तो रहती है उनके साथ, लेकिन क्वालिटी की बात आती है तो पर्टिकुलर फेल हो जाते हैं वहाँ पे। लाइटिंग के अंदर क्या है, पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल लाइटिंग पे आप देखोगे तो लगती है हाइट के ऊपर, 50 फुट 60 फुट के ऊपर। लोग सस्ते में एक बार लगा सकते हैं, बट जब उसको मेंटेनेंस की बात आती है तो उनको अफसोस लगता है क्यों सस्ता लगा लिया, रोता हूँ मैं। बहुत बढ़िया। चलिए अब बिल्कुल हमारे मंच के बाईं ओर चलते हैं। डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर ब्रिजपाल सिंह त्यागी जी। आप ABR हेल्थ केयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं जी। सर, ये रीजनरेटिव मेडिसिन इन ENT, आम जबान में बताएं कि ये क्या है?
मैं सभी ऑडियंस से जानना चाहूँगा कि जो अम्बिलिकल कॉर्ड होता है जब बच्चा पैदा होता है, ऑडियंस में से कितने लोग अभी तक उसको प्रिजर्व कर चुके हैं? आजकल प्रिजर्व हो रहा है, अपने बच्चों का प्रिजर्व करते हैं। सिर्फ 2 सारे ऑडियंस के बच्चों का वो प्रिजर्व होना चाहिए, वो अमृत है। मेरी ही अंदर ऐसी पावर है कि मैं अपने आप को ठीक कर सकता हूँ। वो अम्बिलिकल कॉर्ड में जो स्टेम सेल्स होते हैं वो 140 बीमारी को ठीक करते हैं। उसी बेसिस पे हमने रीजनरेटिव मेडिसिन स्टार्ट किया है, और ये जो रीजनरेटिव मेडिसिन है ये हमने बधिर बच्चों के लिए शुरू किया है। जो बिल्कुल डेफ एंड म्यूट बच्चे होते हैं उनके पास अल्टरनेटिव क्या है? या तो हियरिंग एड या कोक्लियर इम्प्लांट, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हम उनको इंजेक्शन लगाते हैं कान के रास्ते से जाके कान की नस के पास, और उनको नेचुरल हियरिंग आने लगता है, बच्चा नेचुरली बोलने लगता है। 1000 बच्चों पे ये काम कर चुके हैं और 8 मेरे इंडेक्स पब्लिकेशन हैं। तो पहले तो मैं संदेश देना चाहता हूँ कि हम में से कितने लोग अम्बिलिकल कॉर्ड के महत्व को जानते हैं? 2 या 3? मेरे विचार से इसके बारे में और पढ़ें। हम अपनी पूरी फैमिली के कैंसर तक अपने छोटे बच्चे के अम्बिलिकल कॉर्ड से ठीक कर सकते हैं। जो मेरी एसोसिएट हैं डॉक्टर नियति, ये भी रीजनरेटिव मेडिसिन में काम कर रही हैं। आप खड़े हो के एक बार जरा बताइए, हम में से कितने ऐसे लोग हैं जो हेयर कम है और वो सोचते हैं कि मुझे बाल नहीं आएंगे? हम गारंटी देते हैं कि रीजनरेटिव मेडिसिन में इतना स्कोप है कि जो गंजे हैं उनके बाल आते हैं, और मैडम 10 साल से उस काम को कर रही हैं। मैं 1000 बच्चों को आवाज़ दे चुका हूँ। 1000 बच्चों का फिर से आप माने कि उनका रीजन्म हुआ है। मैडम बाल देती हैं। तो रीजनरेटिव मेडिसिन एक यूनिक चीज़ है जो मैंने इंडिया में स्टार्ट की है। मैं अकेला ENT सर्जन हूँ ऑल ओवर वर्ल्ड। पूरे संसार से मेरे पास बच्चे आते हैं। आप किसी भी कंट्री का नाम लीजिए, मेरे सेंटर पे वहाँ का बच्चा मिलेगा, और वो सिर्फ रीजनरेटिव थेरेपी के लिए आते हैं। अभी इसकी एक्सेप्टेंस जनवरी में हुई है, जो कि इंटरनेशनल फेडरेशन ने मुझे बुलाया है। अगर आप माने इस बात को, 10 साल पहले सब लोग बोलते थे, इवन एम्स के डॉक्टर मुझे बोलते थे कि आप गोमूत्र क्यों नहीं लगा देते, उससे रीजनरेट हो जाएगी नस। फिर खूब झगड़ा हुआ कोक्लियर इम्प्लांट वालों से, हियरिंग एड वालों से। लेकिन अब जो मेरा ये प्रोजेक्ट है वो एक्सेप्टेंस की मोड में है। अब सब एक्सेप्ट कर रहे हैं ऐसा हो सकता है, और ऐसा हो रहा है। मेरे अंदर सब कुछ है। अगर मैं उससे अपनी सारी बीमारियों को ठीक कर सकता हूँ तो मुझे किसी पैथी की ज़रूरत नहीं है। क्या बात है, शानदार। और कमाल की बात है कि डॉक्टर साहब और मैडम जो हैं बाल और बच्चों दोनों का ख्याल रख रहे हैं। ज़ोरदार तालियां इस बात के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपकी जो बेहतरीन बातें हैं, आपने जो अपने जीवन के जो संघर्ष, जो कामयाबी के रास्ते उनके साथ साझा किए हैं बाकी बिजनेस लीडर्स के साथ, काफ़ी कुछ जानने, सुनने और समझने का मौका आप सभी को मिला। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।